हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज़। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अभी तक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा जो मटेरियल है वो फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें लेक्चर सीरीज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। दूसरी चीज़, जो आपको मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल में हमारे जो नोट्स हम जो यूज़ करते हैं वीडियो बनाने में वो, प्लस बाकी की जो रेफरेंस मटेरियल होता है। मान लीजिए कोई बुक पढ़नी है, कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई रिपोर्ट पढ़नी है, तो वो जो रेफरेंस मटेरियल है वो, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड उसके बाद में आपको वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी कि पहले डेली आंसर राइटिंग टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस होगी डेली आंसर राइटिंग की, जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वीकली टेस्ट होंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। ये पूरा जो प्रोग्राम है ये हमारी लेक्चर सीरीज़ को सप्लीमेंट करता हुआ है। यानी आपको क्या करना है, डेली आपने हमारी वीडियोस देखनी है यूट्यूब के ऊपर, और जो नोट्स और जो रेफरेंस मटेरियल आपको दिया जाता है वो पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये जस्ट 5000 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया है। इसके बाद में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने पूरे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9896859767 में। ठीक है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल करके भी इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक आज का, दैट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब 1950s के एरा में। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1950s में, तो उसके बाद में अमेरिकन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे वियतनाम वॉर और अमेरिका, ये जो वियतनाम वॉर है उसमें अमेरिका की इमेज काफ़ी ख़राब होती है। वहाँ पर जो केमिकल का यूज़ किया जाता है अगेंस्ट दिस वियतनामीज़, उसकी वजह से अमेरिका की इमेज काफ़ी ख़राब होती है, इतनी कि वहाँ की पब्लिक भी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही थी, अमेरिका की पब्लिक भी। देन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ये एक बड़ा चैलेंज था। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी, सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर रहे थे। अब आप टाइम पीरियड ध्यान रखें 1960s का, 1950s का। ये अगर मैं इवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इवोल्यूशन के बारे में कराया है, तो उसके हिसाब से कौन सा टाइम पीरियड है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का टाइम पीरियड चल रहा है। यानी कि ना तो हमें ये पता कि हमें जाना कहाँ है और ना हमें ये पता कि हमें फोकस किस पे करना है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो फोकस है वो खो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज आ चुके हैं अमेरिकन सोसाइटी में। तो जितने भी यंगर जनरेशन थी उन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि हम एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको इम्प्रूव करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो यंगर जनरेशन थी उनका फोकस ये था कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी पर ही हमारा फोकस है। हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया ही नहीं कि जिनके मदद के लिए ये रिसोर्सेज हैं या जिनके लिए ये रिसोर्सेज हैं, हमें उनकी डिमांड को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी पब्लिक डिमांड को, पब्लिक वेलफेयर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी। यहाँ पर उनके द्वारा जो सजेशंस किए गए उनके अंदर था कि हमें वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल ना होकर के हमें वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए एंड पब्लिक पर्पस के लिए हमें काम करना चाहिए। जो क्लाइंट्स की नीड है, जो भी क्लाइंट्स की नीड है उनको हमें उनकी नीड्स के हिसाब से हमें काम करना होगा, हमें रिस्पॉन्सिव बनना होगा। एंड दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ NPA। अभी इस पे ध्यान दीजिए आप कि अभी तक हमने बात करी, जैसे मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया कि जैसे फेज़ 1 आया जिसमें मेन फोकस था डाइकोटोमी पे, और डाइकोटोमी में एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग बताने की कोशिश करी। तो ये सिर्फ है ना लिटरेचर में नहीं हुआ, मतलब जो वर्क था उसी के अंदर नहीं हुआ। इसमें यह था कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज़ में जनरली क्या होता है, पॉलिटिक्स ये ध्यान रखती है
कि कौन से सेक्शन के लिए क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करानी है, यानी वो वल्नरेबल सेक्शन का ध्यान रखेगी, राइट। अब इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अलग हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को जो पब्लिक थी, पब्लिक जो एस्पेक्ट था उससे अलग कर लिया। दे आर लाइक कि ठीक है हम बिजनेस की तरह काम करें, हम मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि हमारे पास एक गोल है और उस गोल को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ये इंश्योर करना है कि वो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना चले जाए, हम प्रॉपरली उनका यूटिलाइज करें। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जहाँ पर बात पब्लिक की आएगी वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज तो वेस्ट होंगे। आप पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि रिसोर्सेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एफिशिएंसी का मतलब मायना क्या है, मीनिंग क्या है एफिशिएंसी का। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है और अकॉर्डिंग टू यू अगर वहाँ पर आपको स्कूल बनाने का बोला जाए भी, वहाँ पे अगर स्कूल बना दिया जाए या एक अच्छी सी सड़क बना दी जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी की बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी में एक क्या हो रहा है, आप एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर स्कूल जो है वो वहाँ के लिए लगा रहे हो, ये वेलफेयर के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट आपको क्या लगता है रिसोर्सेज का यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हो, है ना। तो कई बार जब आप अपने पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हो ना, तो आपको जो आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी का कंसेप्ट, इकोनॉमी का कंसेप्ट वो साइड में रखना पड़ता है कई बार। आई एम नॉट सेइंग कि ट्राइबल लोगों के ऊपर आप पैसा लगा करके आप उसको वेस्ट कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कहने का। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कई बार पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको रिसोर्सेज जो जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो आपका हो सकता है कि कई बार इनएफिशिएंट हो। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट आपको पीडीएस शॉप पे राशन जो है वो प्रोवाइड कराती है जो मार्केट रेट से काफ़ी कम होता है। ये किसी लिए है, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये रिसोर्सेज का ना वेस्टेज हो रहा है, हमें इस चीज़ को सुधारना चाहिए, बट नहीं, रिसोर्स को ही सही होना चाहिए, हमें रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करना, बट ये हमारा सोल मोटिव नहीं हो सकता, ये हमारा एक ही मोटिव नहीं हो सकता। हमें लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। अगर हमने फूड सिक्योरिटी का ये प्रोविजन बंद कर दिया तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूखे मर जाएंगे, राइट। तो हमें उनको भी ध्यान में रखना होगा, और अगर हम उन लोगों को उनके जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वो ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो यही जो कंसर्न था ये उभरा 1950s के बाद में, ये कंसर्न सामने आया लोगों का अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कॉलर्स ने कोशिश करी कि हम इनको वैल्यू पॉजिटिव बना पाएँ और एक जो पब्लिक पर्पस होता है गवर्नमेंट में वो हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ एनपीए। अब एनपीए ऐसा नहीं है कि सडनली किसी दिन एक दिन सब लोग इकट्ठे हुए और एनपीए का जो थ्योरी है वो बिल्ड कर दी, नहीं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट होते हैं जिसके बाद में फिर लोग अमीनो ग्रुप के अंदर इकट्ठे होते हैं और एनपीए का कंसेप्ट आता है, ठीक। सबसे पहले 1967 में हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस को लेकर के एक हनी रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक है, ये सबसे पहला इवेंट था। उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी हो रही है एज अ फील्ड ऑफ स्टडी और एज अ फील्ड ऑफ डिसिप्लिन इन यूएस यूनिवर्सिटी, उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करा गया बाय द जॉन हनी, ठीक है। और उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी पब्लिक सर्विस को लेकर के। तो उनका जो कंक्लूजन निकल करके आया वो ये था कि हमें अगर प्रॉपर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करानी है तो हमें थोड़ा सा पब्लिक की तरफ ध्यान देना होगा, हमें उनके पर्सपेक्टिव से चलना होगा। देन कम्स फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉन्फ्रेंस होती है प्रॉपर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये 1967 में ही होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। देन 1968 में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो आज तो हम फर्स्ट मिनोब्रुक के बारे में ही कंक्लूड कर पाएंगे, कल हम तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हर 20 साल में होती है, जैसे पहली 1968 में होएगी, फिर 1988 में एंड देन 2008 के अंदर। तो थर्ड वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही और जो आउटकम निकल करके आए वो काफ़ी आपको आइडिया देगा कि कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होती है हर 20 साल में, कैसे जो एनवायरमेंटल सिचुएशन थी, मतलब जो सराउंडिंग एनवायरमेंट था उसमें बदलाव आता है। उसके बाद में ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो हो जाती है तब 2 बुक पब्लिश होती है। एक फ्रैंक मैरिनी की पब्लिश होती है, बुक का नाम था टुवर्ड अ
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में ये बुक आती है, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ये बुक का पूरा नाम है, ठीक है, टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। फिर ड्वाइट वॉल्डो की बुक आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, ये भी 1971 में पब्लिश होती है। तो ये दोनों ही बुक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब बात करते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस 1968 में ऑर्गेनाइज कराई जाती है और ये इसको लीड करते हैं ड्वाइट वॉल्डो। ये 1960s में होती है, एग्जैक्टली 1968 में होती है, और ये चैलेंज करते हैं द गिवन्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। अब ये गिवन्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी क्या था कि अगर हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करें तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। गिवन्स होता है कि ये काम करने का फिक्स तरीका है, ऐसे ही काम करो। तो ये जब लोग इकट्ठे हुए तो जो टिपिकल और ट्रेडिशनल मेथड था काम करने का, उनको इन्होंने चैलेंज करा। देन उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि धीरे धीरे अमेरिकन्स अपने जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर के थोड़े कम कमिटमेंट दिखा रहे हैं, कमिटमेंट उनकी कम होती जा रही है। सो देयर वाज अ स्टेडी डिक्लाइन इन कमिटमेंट ऑफ अमेरिकन्स टुवर्ड इंस्टीट्यूशन सच एज चर्च, फैमिली, मीडिया, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। स्कॉलर्स को ये लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस कंसर्न अबाउट द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। लोगों को ये फील होने लगा और इवन स्कॉलर्स को भी ये फील हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम और इश्यूज चल रहे हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव वी कैन से, या लेस सेंसिटिव होता जा रहा है, लेस कंसर्न होता जा रहा है अबाउट दी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, और इसीलिए वो लोग मिनोब्रुक के अंदर इकट्ठे होते हैं। और ये जो गेट टुगेदर होती है यहीं से स्टार्ट होता है हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट? आपके पास एक ट्रेडिशनल मेथड था काम करने का, अब आपके पास न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सो इट इज सेंसिटिव एंड कंसर्न्ड फॉर सोसाइटल प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा कि इट इज सेंसिटिव एंड कंसर्न फॉर सोसाइटल प्रॉब्लम। अब जैसे सोसाइटी डिमांड कर रही है, ठीक है, सोसाइटी डिमांड करती है कि हमें ज़्यादा लिबर्टी चाहिए, हमें ज़्यादा चॉइस चाहिए। चॉइस मीन्स आपको मार्केट को एंट्री देनी पड़ेगी, मार्केट अगर आएगी तो आप जो लोगों की डिमांड है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, ये लोगों की डिमांड है। तो उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लोगों को चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ख़राब हो चुका है, लोगों को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप काम करो ताकि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाए। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? लोगों की डिमांड क्या है, लोगों के कंसर्न क्या है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। दैट वाज द थीम ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद में 1960s में जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद में 2 बुक पब्लिश होती हैं, या जो इसका लिटरेचर निकल करके आता है, जो इसके बारे में एनपीए में जो डिस्कशन हुई उससे हमें 4 थीम के बारे में पता चलता है। एनपीए कुछ आपको गोल्स देता है, कुछ एंटी गोल्स देता है, ठीक है। तो पहले हम थीम की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में और शॉर्ट यू कैन से कि बहुत ही इजीली मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये नोट्स हैं। आई होप आपको नोट्स में और बुक रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पता हो। नोट्स इज़ लाइक कि आपको चीज़ें समझने में हेल्प करता है। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो फिर जो एडिशनल मटेरियल आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए आप वो पढ़ें, या फिर आप जो अपनी बुक वगैरह रेफ़र कर रहे हैं वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आपका प्राइमरी जो सोर्स होना चाहिए वो नोट्स ही होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपने चीज़ों को समझा। अगर इन्हीं को आप रेफ़र करेंगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इनको रिटेन कर पाएंगे, ओके। तो लिटरेचर ऑफ एनपीए डिस्कस्ड 4 थीम। ये क्या था? सबसे पहले तो हमें रेलेवेंट बनना है। इट्स अ री इंटरप्रिटेशन का मतलब कि रेलेवेंट होना, ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि हमें कैसे रेलेवेंट होना है, लेकिन रेलेवेंस का जो मीनिंग था वो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए थोड़ा सा अलग था। जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इज लाइक कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपको कुछ लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड करानी है, तो आप ये इंश्योर करोगे कि ये रिसोर्स वेस्टेज ना हो, ठीक है। एनपीए ने डिमांड करा कि पैसे बेशक थोड़े बहुत ज़्यादा लग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है वो हम पूरा कर पाएँ। तो एनपीए ने ये डिस्कवर करा कि हमें डिसिप्लिन को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि आवर डिसिप्लिन इज लेस कंसर्न अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज।
हमें अपना जो कैरिकुलम उसको रेडिकल वे में चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन इंश्योर मीनिंगफुल स्टडीज टुवर्ड्स द रियलिटी ऑफ पब्लिक लाइफ। हम रेंडमली प्रिंसिपल्स बनाने पर और हम डाइकोटोमी के ऊपर अननेसेसरी फोकस नहीं कर सकते, हम एक मीनिंगफुल स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू करना होगा। दैट वाज द फर्स्ट थीम और फर्स्ट गोल ऑफ दिस एनपीए। सेकेंड गोल वाज वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स जो पहले ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज वैल्यू न्यूट्रल। अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करते हो तो ये ज़रूरी है कि आप वैल्यू न्यूट्रल हो। दूसरा ये कि हम डाइकोटोमी से हमने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, तो हमने पॉलिटिक्स से खुद को अलग करा और इसके लिए ज़रूरी हो जाता था कि हम अपने आप को किसी भी प्रकार की वैल्यू से जोड़ करके ना देखें। ठीक है, तो इन्होंने फोकस जब किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने, ये इंश्योर था कि हमें वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जो डिसएडवांटेज्ड और जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए हम ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। और यही वो टाइम है, आप याद करें 1950s 1960s ही वो टाइम है जो वेलफेयर का कंसेप्ट दुनिया को पता चलता है कि वेलफेयर स्टेट नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब प्रोमिनेंट होती है। इट्स नॉट लाइक कि लोगों को पहले पता नहीं था, बट हाँ प्रोमिनेंट तब होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे 2 वॉर भी देख चुकी थी, सो दे वर मोर कंसर्न कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स हो वो हमारे अकॉर्डिंग हो, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए वो काम करें। देन सोसाइटी में इक्विटी हो। अब ये चीज़ भी ध्यान दें कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन, आप जिस कंट्री की रेफरेंस ले रहे हो यूएसए की, दैट वाज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इज लाइक कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। इनइक्विटी और अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी या वी कैन से इनइक्विटी बहुत ज़्यादा है। व्हाट वी नीड टू डू, इनका ये कहना था कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमारा ऐसा होना चाहिए जो सोशल इक्विटी लेकर के आए। मैं आपको इकोनॉमिक इक्विटी का एग्जांपल दे रही हूँ, सोशल इक्विटी इन द सेंस कि आपके कोई भी सेक्शन बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो, किसी एक सेक्शन के खिलाफ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्विटी शुड बी अ चीफ गोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द लास्ट वन वाज चेंज। चेंज कैसे कि अगर आपको सोशल इक्विटी को अचीव करना है तो यू हैव टू एक्टिवली वर्क फॉर सोशल चेंज, एंड दैट वाज द मोटो ऑफ एनपीए। अगर आप अपने समाज में बदलाव नहीं लाओगे, अगर आप सबसे पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच में बदलाव लाओ, उसकी स्टडीज़ में बदलाव लेकर के आओ। ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आएगा तो सोसाइटी में भी बदलाव आएगा। आप, इट्स नॉट लाइक कि आप बाहर से उनको फोर्स कर पाओगे कि आप इक्विटी लेके आओ, इक्विटी समझते आए हो, आपको इक्विटी का पता हो, नहीं पता तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। इक्वालिटी से थोड़ा सा वी कैन से ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है इक्विटी का। तो इक्विटी बिलीव्स कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाना चाहिए ताकि वो भी इक्वल लेवल पर आ जाए। ठीक है, इट्स लाइक जैसे मैं इंटरप्रेट कर पाती हूँ इक्विटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी इज लाइक इक्वल इनपुट, कि सबको 100 रुपए दे दिए। इक्विटी इज लाइक इक्वल आउटपुट, आपने उनको, हो सकता है किसी को आपने 50 रुपीज़ दिए हो, किसी को आपने 80 दिए हो, किसी को आपने 120 दिए हो, डज नॉट मैटर, इनपुट अलग अलग हो सकता है, बट सबके वो जो आउटपुट होगा कि सबके पास फाइनली 100 रुपीज़ होने चाहिए। तो आप कितना उनको प्रोवाइड करा पा रहे हो, उनके पास ऑलरेडी कितना है, इक्वल आउटपुट इज, आप यू कैन से कि हाँ इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पर भी। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो, बहुत लंबे टाइम तक आपने एक सेक्शन का बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया, उसको दबा के रखा हो, और फाइनली उसको मौका मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो उसको चाहिए सपोर्ट, चाहिए इनिशियल स्टेज पे, और वो सपोर्ट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ SC/ST ग्रुप है या जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, तो वो वीक है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, वो थोड़े से वीक हैं बाकियों के मुकाबले। अगर हमें उनको एम्पावर करना है तो हमें उनको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा बाकियों के मुकाबले। हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमने 1000 सालों तक तुम बहुत एक वीक सेक्शन की तरह रहे और सडनली तुम्हें अब हमारे साथ कम्पीट करना पड़ेगा। नहीं, अगर हम ऐसा कहते तो दैट वुड बी इक्वालिटी, बट हमें क्या करना है, इक्विटी को इंश्योर करना है। ठीक है, दैट वॉज माई इंटरप्रिटेशन। हो सकता है आपके पास इससे बढ़िया इंटरप्रिटेशन हो, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं, नो इशू। ठीक है, बट आपको इक्विटी और इक्वालिटी का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। ओके जी,
तो फोर्थ जो इसका गोल था वो था सोशल चेंज। तो ये 4 गोल थे, नाम आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से। पहला है रेलेवेंस, दूसरा वैल्यूज, तीसरा सोशल इक्विटी एंड फोर्थ आपका चेंज। देन कुछ एंटी गोल्स भी हैं। एंटी गोल्स का मतलब कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है और वो तरीका हमें छोड़ना है, वो तरीका अब हमें फॉलो नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे गोल्स हैं हमें अचीव नहीं करने हैं, ठीक है। दीज आर एंटी गोल्स इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो एंटी गोल्स क्रिएट अ बैलेंस बाय शोइंग अस अ टेंजिबल सेट ऑफ वैल्यूज और एक्शन दैट वी डोंट वांट टू बी। हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज, कुछ ऐसे गोल्स जो हम नहीं अचीव करना चाहते, तो हम कहेंगे कि ये हमारे एंटी गोल्स हैं। तो गोलम्बियस्की इस चीज को स्टडी करते हुए कहते हैं कि एंटी गोल्स क्या थे। पहला था एंटी पॉजिटिविस्ट। अब ये पॉजिटिविस्ट क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। पॉजिटिविज्म इज लाइक कि आपको हर चीज साइंटिफिकली प्रूव करके ही शो करनी पड़ेगी। ऐसी अप्रोच जो साइंटिफिक एविडेंस पे रिलाय करती हो, ठीक है, दैट इज पॉजिटिविज्म। तो रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की कहते हैं कि एनपी वाज एंटी पॉजिटिविस्ट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा साइंस करने लगते हो तो अल्टीमेटली इसका नतीजा ये होता है कि आपका सोसाइटी का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। अब फिजिकल साइंस के जो कंसेप्ट है वो सोशल साइंस में नहीं लगा सकते। सो एंटी पॉजिटिव का मतलब होता है रिजेक्टेड, इट मीन्स रिजेक्टेड द डेफिनेशन ऑफ पब-एड एज वैल्यू फ्री। इन्होंने कोशिश करी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में रिजिडिटी को कम करने की कोशिश करें टू मेक इट मोर अडेप्टेबल एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। अच्छा, एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको। व्हाट इज पॉजिटिविज्म? इट्स लाइक आपके पास, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके आपने देखा कि देर इज़ वन बेस्ट वे टू डू ए वर्क। जैसे टेलर भी यही बात कहते हैं कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट किसी फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक बेस्ट वे होता है काम करने का, जिसमें आप कम टाइम में बढ़िया काम कर पाओगे, कम टाइम में आप बढ़िया आउटपुट दे पाओगे, आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो पाओगे। तो ये क्या, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि ओके, हमने ऑब्जर्व करा, देन हम एक नतीजे पे पहुंचे कि एक बेस्ट वे है काम करने का और इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। बट यहाँ पर आप चीज़ों को रिजिड बना रहे हो। आप एक बेस्ट तरीका ढूंढ करके लोगों को अगर बताओगे तो जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के, उसके हिसाब से वो कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने उनको रिलाय कर दिया एक बेस्ट वे पे काम करने के लिए। सो दैट वाज एंटी पॉजिटिविस्ट। अगर आपको एंटी पॉजिटिविस्ट नहीं समझ में आता और या आपको लगता है कि हमें पॉजिटिविज्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप वीडियो आज हम अपलोड करें और आप एक हफ्ते बाद कह रहे हो कि पॉजिटिविज्म के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि फिर तब तक हम काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो बताना अगर पॉजिटिविज्म पे आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो। देन आई एम सॉरी, ये सेकेंड पॉइंट है एंटी टेक्निकल। तो यही है, जब हम वन बेस्ट वे की तरफ जाते हैं तो हम बहुत सारे मशीन्स, लॉजिक, इन चीज़ों के ऊपर चलने लगते हैं। तो एंटी टेक्निकल मीन्स हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, हमें ह्यूमन बीइंग को सोचना है। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, आपके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो भी पब्लिक है और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है वो भी। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेचर में काम ना करें और जिनके लिए काम हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेचर में ना काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंच पाना, इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच पाना ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है आम आदमी के लिए, और दूसरा जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था एंटी टेक्निकल, ठीक है। तो दूसरा एंटी गोल भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं तीसरे एंटी गोल की, दैट वाज एंटी ब्यूरोक्रेटिक एंड एंटी हायरार्कियल। जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, देन यू गेट टू नो कि हायरार्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप हो चुका था ब्यूरोक्रेसी के अंदर। हायरार्की प्रमोट्स ब्यूरोक्रेसी और वर्क ऑफ, जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये इंश्योर करता है कि हायरार्की हो, लेकिन हायरार्की आपको रिजिड बना देती है। इन्होंने इसीलिए कहा कि हमें हायरार्की नहीं चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। हायरार्की मीन्स कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है,
ठीक है। तो हायरार्की की वजह से इट किल्स द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड ब्रिंग्स द रिजिडिटी. So NPA is in still developing stage because there is no serious publication after 1971. मैंने आपको बताया कि लास्ट में फ्रैंक मैरनी और ड्वाइट वोल्डो की बुक पब्लिश होती है, बट उसके बाद में हमें 1970 के बाद में NPA के बारे में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती. उसके बाद में हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसके जैसे न्यू लिबरल एरा, न्यू राइट अप्रोच या फिलोसफी, पब्लिक चॉइस थ्योरी, एंड देन कम्स आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट. ठीक है. इसके अलावा आपका फिर NPM डेवलप होएगा. ठीक है. तो ये काफ़ी डेवलपमेंट आती हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद में. बट 1970 के बाद में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई सीरियस पब्लिकेशन नहीं होती. क्लियर? ओके जी, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे. इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं. आई होप अब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. फीचर्स ऑफ NPA. सबसे पहला, चेंज एंड रिस्पॉन्सिवनेस. इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल भी हो और अडेप्टेबल भी हो. रैशनैलिटी इट्स नॉट लाइक कि आपके पास रिसोर्सेज और उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो, बस वही आपके रैशनैलिटी है. नहीं, जब आप रैशनल डिसीजन ले रहे हो, यू नीड टू लुक और you need to take care of the point of view of not only of the government but also from citizens perspective. आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा. स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिचुएशन के हिसाब से खुद को रेलेवेंट बनाना है और हमारी जो नीड्स हैं उनको भी हमें फुलफिल करना है. तो वी नीड टू डू सम स्ट्रक्चरल चेंजेस. और यहाँ पर फोकस जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव पे. यहाँ पर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को रेलेवेंट बनाना है तो बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, पॉलिटिकल, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, उन सारी अप्रोचेज़ को साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपनी जो फील्ड है उसको डेवलप करना है. उसकी ग्रोथ के लिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के साथ काम करें. ओके, सो दैट वाज द डिस्कशन अबाउट NPA. अब बात आती है NPM की, माफ़ कीजिएगा, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की. और ये 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, मिनोब्रुक 1, 2 एंड 3. तो ये हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके साथ फिर हमारा NPA का टॉपिक कवर हो जाएगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट दी NPM एंड अदर रेलेवेंट थ्योरीज. तो अगर आपको हमारा जो इनिशिएटिव है, जो नोट्स प्लस मटेरियल अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लस आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें 9896859767 पे. ठीक है. एंड और कोई डाउट हो कुछ भी तो यू कैन ऑलवेज टेल अस. कमेंट सेक्शन है आपके पास, डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो आप. चलिए फिर, आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो. अगर नहीं तो ज़रूर बताइएगा. ख्याल रखिए अपना. टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.